Hi, welcome back in this ongoing series of craft of problem solving जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि वैसे स्टूडेंट्स जो जेईई एडवांस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से स्लो हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो अभी टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जिसके लिए मैंने 2007 से लेके 2020 तक के प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है। वैसे प्रॉब्लम्स जो 2007 से 11 तक के आईआईटी में पूछे गए हैं और 2012 से 2020 तक के जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पिछले 4 लेसन्स में, 4 एपिसोड्स में हमने 2007, 8, 9 एंड 10 के क्वेश्चंस को कर लिया था क्रमशः। तो आज हम लोग करने वाले हैं उसी श्रृंखला में 2011 के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक ABC 3 रियल नंबर्स हैं जो एक मैट्रिक्स इक्वेशन में इन्वॉल्व्ड है, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन में पहला जो मैट्रिक्स है वो एक रो मैट्रिक्स है, दूसरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड उस इक्वेशन की एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस क्वेश्चन की जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट्स नहीं लिए हैं। जब इनकी बारी आएगी तो उनको डिस्कस किया जाएगा सब्सिक्वेंट चैप्टर के अंदर। जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। तो ऐसे समझिए कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है और उसके आधार पे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फर्स्ट रो को हम इन तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मिलेगा a + 8b + 7c = 0। और चूंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में इसने पूछा है कि a की वैल्यू आपको 2 लेनी है, इफ़ a = 2 विथ b and c satisfying the equation e here, तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं a की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यू विल गेट 8b + 7c = -2, और यहाँ भी a की वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यू विल गेट b + c = -2। अब इनको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मिलेगा c = -14 एंड b = 12। इसके बाद हम इन 2 चीज़ों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है 3 / omega to the power a, then 1 divided by omega to the power b, and 3 divided by omega to the power c। उठा के रख दीजिए। a की वैल्यू गिवन है 2, so this will be 3 by omega square। यहाँ हो जाएगा omega to the power b, that is 1 by omega to the power 12, और यहाँ हो जाएगा 3 divided by omega to the power -14। क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ सेफली, ताकि वो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और ऊपर दे दे 3 ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 12, बिकॉज 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सीधे, और यहाँ 3 ओमेगा टू द पावर 14 लिखा जा सकता है, जिससे फिर 14 12 से 2 अधिक है, 3 के मल्टीपल से 2 अधिक है, तो ये बन जाएगा केवल ओमेगा स्क्वायर। नाउ इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर एंड +1। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आपको पता है कि हो जाएगा -1, सो यू विल गेट -3 + 1, एंड सो द आंसर शुड बी -2। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, हालांकि इसके जो 2 पार्ट्स, पहला पार्ट है उसी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ जो मैंने a b c को फाइंड करने के लिए
इन दोनों इक्वेशंस को केवल लिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू सीधे दे रखी थी। अदरवाइज ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है ऐसे सिस्टम को कहा जाता है होमोजेनियस सिस्टम। और होमोजेनियस सिस्टम में किसी भी दो वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी जब मौका मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये है इफ़ z इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द मॉडुलस of z minus 3 minus 2 iota should be less than or equal to 2, then the minimum value of this quantity, हमें निकालना है minimum value 2z minus 6 plus 5 iota का, जब हमारे पास z पे ऊपर वाला कंडीशन गिवन है। और ऑब्वियसली ये फिर इन द ब्लैंक से ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफिकल अप्रोच। मीन्स हम इसको पहले समझें कि ग्राफिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इसको भी ग्राफिकली हम लोग प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे होगा। तो देखते हैं, ये जो पहली इनइक्वालिटी दे रखी है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा होल मॉड शुड बी लेस देन 2। अब ये सीधे आपको बताता है चीख कर कि दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, आपने सही पहचाना, सेंटर इज 3,2 एंड रेडियस इज 2। तो हम क्यों ना एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करें जिसका सेंटर 3 और 2 हो, मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स, एंड रेडियस 2 हो। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइक दिस। आप ध्यान दो, सेंटर 3,2 है तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ 3,2। और आप जरा इसके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखिए। इसने कहा है कि सेंटर 3,2 है, मैंने पहले ही कैसे पता लगा लिया, ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिस की है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। लेकिन आप भी सोच सकते हो कि सेंटर इसका 3,2 है और रेडियस 2 है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा ही। ये भाई साहब 2 ही तो हैं, तो ये तो हो गया। अब आते हैं इस पार्ट पे कि ये क्या कह रहा है। इसमें से क्या कीजिए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि यही वाला z काम करे, तो यहाँ तो 2z है, तो हम क्या कर लेंगे कि 2 को फैक्टर कर लेंगे। तो 2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, z माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा 5/2। और इन दोनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ ताकि वो क्लियर पता चल जाए। अब पूछा गया है इसका मिनिमम वैल्यू, तो अगर मैं इतने पार्ट का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है उसी z का डिस्टेंस, कहाँ से, इट इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 3 -5/2। सो 3, -5/2 इस पूरे तल में कहाँ पे होगा, आपने 3,2 को ढूंढ लिया था, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो और 3 का मतलब तो आपको पता है ये 3 है। दैट मीन्स कि इसी लाइन पे, ये जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन, इसी लाइन पे नीचे x एक्सिस के नीचे 2.5 यूनिट नीचे होगा। तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं 3, -5/2। नाउ अब पूछा गया कि इस पॉइंट से z का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस z तो कहीं भी हो सकता है, तो z अगर यहाँ पे चला है बिल्कुल अंतिम छोर पे, यहाँ x एक्सिस को टच करने वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। तो ये जो लेंथ होगी वही इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, एटलीस्ट इसकी। तो ये हो गया कितना भाई, 5/2, दैट्स इट। तो ये तो 5/2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लाना है। तो 2 × 5/2 इज 5, therefore the answer for this question should be 5। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, बट उससे पहले एक चीज़ और, किसी क्यूरियस स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या हम ऐसे क्वेश्चंस को इनइक्वालिटी से कर पाएंगे क्या। इनइक्वालिटी से आप कर तो पाओगे, बट ध्यान रहे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इनइक्वालिटी वाला प्रोसेस मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको मैं किसी
और वीडियो में या फिर कभी भी मौका मिलेगा जहाँ कम क्वेश्चंस होंगे डिस्कस करने के लिए, तो उसको मैं बता दूंगा। लेट्स मूव अहेड। बट बाय द वे, इनइक्वालिटी का मतलब कौन सी इनइक्वालिटी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो दो तरह की ट्रायंगल इनइक्वालिटी हैं, तो वो आप समझ रहे हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये जो नंबरिंग है भी मैं क्लियर कर दूं। 2007 से लेके 2020 तक के जितने क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक्चुअली वो सारे क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने पूछे गए हैं, जहाँ तक मुझे मिला है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके टाइप खुद से किया है, और वही जो नंबरिंग है वो यहाँ पे दिख रही है आपको 16। मतलब ये एग्ज़ाम का नंबर 16 नहीं है, ये इनफैक्ट तो जो फर्स्ट एपिसोड से अब तक जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसमें 16 नंबर पे है। और इसका एक PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में, उसको भी आप देख पाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ इनिटी एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म वेयर ईच ए बी सी इज ईदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जो तीन वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं ए, बी और सी, या तो ये ओमेगा हो सकते हैं या फिर ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं, और कुछ नहीं होंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन द सेट एस। इस तरीके के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जो नॉन सिंगुलर हों। यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो नॉन सिंगुलर किस कैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है? एग्जैक्टली, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा। वैसे मैट्रिसेस को नॉन सिंगुलर कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को का कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे, दैट इज 1 A B ओमेगा 1 C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और ये एक डिटर्मिनेंट बन गया उसका कॉरस्पॉन्डिंग, और ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब क्या आपको लगता है इसमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये A B C आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, तो इसको सीधे एक्सपैंड कर दीजिए। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि जो A B C हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, अब आप इसको जब एक्सपैंड कीजिएगा यू विल गेट 1 माइनस ओमेगा सी, देन नेगेटिव A टाइम्स ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी एंड प्लस B टाइम्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। वाओ, सो द लास्ट टर्म है वो तो हमारा काम आसान कर दिया उसने, ये 0 हो जाएगा। बचा क्या, 1 माइनस ओमेगा सी एंड माइनस ए ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी टाइम्स ए, और इधर राइट हैंड साइड हो गया 0। नाउ यू विल गेट द आइडिया। इसमें से क्या हम इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं, कुछ पेयर लेते हैं, 1 एंड ए ओमेगा को एक साथ ले लीजिए, और ओमेगा सी एंड बाय द वे यहाँ पे होगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ नेगेटिव ओमेगा सी और पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर सी ए से कॉमन आ जाएगा क्या, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा दैट इज ए ओमेगा, और यहाँ बच जाएगा 1। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये है ए ओमेगा माइनस 1, ये है 1 माइनस ए ओमेगा। दैट मीन्स कि फिर से हम माइनस का साइन यहाँ पे रख के कॉमन ले सकते हैं, और हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, 1 माइनस ओमेगा सी टाइम्स 1 माइनस ओमेगा ए या फिर ए ओमेगा, एंड दैट शुड बी 0 अगर वो सिंगुलर है तो। बट डिटर्मिनेंट क्या था, सॉरी मैट्रिक्स क्या था, नॉन सिंगुलर, सो दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 आपने लिखा तो यहाँ से सीधे पता चल रहा है कि सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा नहीं होगी, और ए की वैल्यू भी 1 बाई ओमेगा नहीं होगी। एंड 1 बाई ओमेगा होता क्या है, ओमेगा स्क्वायर। आपने सही पहचाना, अभी तो हमने देखा था। यानी ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर हो सकती हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर में से चूज़ करने के लिए, लेकिन वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो बचा क्या, बचा इसके पास ऑप्शन कि केवल वो ओमेगा ले सकता है। बट एक चीज़ आप नोट कीजिए
कि बी के बारे में कोई यहाँ पे कंडीशन मिला ही नहीं, बी तो वैनिश हो गया। इसका मतलब बी कुछ भी ले सकता है, और कुछ भी का मतलब केवल 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि ए बी और सी तीनों को केवल 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब ये या तो ओमेगा लेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर लेगा। इसका मतलब कि केवल ये डिसाइड करेगा कौन सा नंबर बी, कि इसकी कितनी संख्याएं बन सकती हैं इस तरह के मैट्रिक्स की। तो अब बी के पास 2 ही चॉइस है, ए और सी तो फिक्स हो गया और बी एक ही स्थान पे है, तो आंसर में मिल गया 2। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट मुझे लगता है मुझे पसीना पोंछ लेना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इस पूरी सीरीज़ का कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये है लेट ओमेगा इसने दे रखा है e टू द पावर i π/3। ध्यान रहे यहाँ जो ओमेगा ये बोल रहा है वो एक्चुअली हम जो ओमेगा समझ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी वाला वो नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें 2 π/3 होता है, और a b c x y z ये सारे नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, जहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू x है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा इज इक्वल टू z। तो हमें बताना है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो इसमें इसने पहले कुछ नहीं कहा है कि ए बी सी क्या है। और एक बात ध्यान रहे कि जो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, आईआईटी में ट्रेंड है कि वो इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें आंसर इंटीजर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो कि ए बी सी एक्स वाई जेड जो गिवन है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। तो हम एक वर्स्ट कंडीशन लेते हैं या फिर ट्रिवियल कंडीशन लेते हैं जहाँ पे ए बी और सी तीनों बराबर मान लेते हैं। तो अगर तीनों को बराबर कंसिडर करेंगे, और इसको मैं लिख देता हूँ कंसिडर, तो अगर तीनों को बराबर कंसिडर करेंगे तो होगा क्या कि a प्लस ए दैट इज x की वैल्यू मिल जाएगी 3a। देन जो दूसरा पार्ट है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे आप देखो a कॉमन ले लोगे, और यहाँ ध्यान दो कि जब a कॉमन लोगे तो मिलेगा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू y। बट ध्यान रहे यहाँ जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ज़रा फाइंड आउट करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी cos π/3 प्लस i sin π/3, और जब ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा तो ऑयलर फॉर्म से ये बन जाएगा cos 2 π/3 sin 2 π/3। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए cos π/3 की वैल्यू तो हो जाएगी √3/2, देन i sin π/3 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी आई डन मिस्टेक, cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और i sin π/3 की लिए लिखा जाएगा i √3/2, एंड फाइनली cos 2 π/3 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, एंड दिस इज i अगेन √3/2। यू विल गेट द आइडिया दैट कि ये हाफ और ये नेगेटिव हाफ कैंसिल हो जाएंगे, और ये √3/2 फिर से √3/2 के साथ ऐड होके ट्वाइस ऑफ √3/2 देगा, जिससे कि डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो मिलेगा क्या 1 प्लस i √3, ये मिला इन तीनों का सम। दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस √3i टाइम्स a। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, एंड सिमिलरली आप देखो z की वैल्यू भी ये मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ भी अगर आप a b c को कॉमन लोगे यू विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो कि यही मिलने वाला है। तो z की वैल्यू भी मिल गई हमें भाई 1 प्लस √3i टाइम्स a, एंड यह है थर्ड। अब आते हैं अपने इस एक्सप्रेशन पे जो कि थोड़ा सा डेंजरस सा दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है, अब ध्यान रहे कि जो x है ना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ जो मॉडुलस दे रखा है हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस समझेंगे। तो यहाँ है मॉड x स्क्वायर्ड प्लस मॉड y स्क्वायर्ड प्लस मॉड z स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय
mod a squared mod b squared mod c squared. So I am not going to disturb the denominator because हमें x y z की वैल्यू ऑलरेडी a के फॉर्म में पता है. हालांकि a b से यहाँ पे बराबर माना है तो हम a b c को केवल a से रिप्लेस कर सकते हैं. सो न्यूमरेटर में mod x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जस्ट 9a स्क्वायर. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, हमें इसको केवल यहाँ पे रियल नंबर है. अब mod y स्क्वायर का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. रियल नंबर है 1, रियल पार्ट है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट है √3. दैट इज इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, दैट इज 4, और उसका रूट लेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर. ओ नो, नॉट 2a स्क्वायर, सॉरी, हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है. तो ये हो जाएगा सीधे 4 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 4a स्क्वायर. अब बारी आती है डिनोमिनेटर की. तो यहाँ मिल जाएगा क्या आपको, mod a स्क्वायर mod a स्क्वायर mod a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर. यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट व्हाट, you will get 17/3 and this is not an integer. तो अब ये इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर गलत है. इसका आंसर गलत नहीं है. आईआईटी ने इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों दिया था, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, तो उस साल हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को भी. तो 17/3 इसका तो आई थिंक इसके पूरे मार्क्स मिले हैं सभी स्टूडेंट को उस ईयर में. लेकिन अगर इसका इंटेंशन दो तरीके से हो सकता था, वो इंटेंशन अगर मैं बताऊं तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. पहला इंटेंशन ये हो सकता था कि कहीं इस एक्सप्रेशन का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं पूछ रहा है. तो अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता, क्योंकि हमें इंटीजर आंसर चाहिए था, तो अब तो ईजिली हमें ये पता लगता था 17/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन. अगर उसने यहाँ पे e⁻i⁵3 ही रखा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो आप इजीली पता कर लोगे, क्योंकि a b c हम इस केस में बराबर मान सकते हैं. अब बराबर यहाँ पे क्यों माना गया, बिकॉज इसने नहीं कहा है, और जब वो ये वाला 1 + ω + ω² रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट नहीं दे रहा है, तो उस केस में हमें इस ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए. नाउ सेकेंड इंटेंशन ये हो सकता था कि यहाँ पे i 2π/3 होना चाहिए. तो उस इंटेंशन को लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा. ओके, सो अब हम अज्यूम करते हैं कि ओमेगा दे रखा है e⁻i 2π/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, सो इंस्टेड अगर हमें ये पूछा जाता तो हम कैसे फाइंड करते हैं. एंड रिमेंबर कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है a + b + c, y की वैल्यू गिवन थी a + b⍵ + c⍵², एंड z की वैल्यू गिवन थी a + b⍵² + c⍵. नाउ हमें फाइंड आउट करना है mod x², फिर mod y² एंड देन mod z². तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ. आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग. आपको कैसे फाइंड करना है पहले समझा देता हूँ. यहाँ पे क्या है, mod x² का मतलब है कि a + b + c का mod का स्क्वायर. तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा हो तो वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, a + b + c and then a bar plus b bar plus c bar. Now हम इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे. तो ये क्या है, a + b⍵ + c⍵² का mod, and again it is going to give us a + b⍵ c⍵, and then its conjugate b bar, omega bar, and here c bar and ω² bar. ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ओमेगा हम ले रहे हैं वो रियल हमारे पास वैसा ही है. ना अगर हम ये ओके mod z² भी हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले लिख लेता हूँ, एंड इसके लिए मैंने पहले से ही इसको यहाँ पे तैयार कर लिया है ताकि मैं इसको छाप सकूँ डायरेक्टली. तो मैं इसको लिख देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन.
ऑलराइट, तो मैंने इनको लिख दिया। अब आप जब ये मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर मॉड जी स्क्वायर का एडिशन फाइंड करोगे, सो यू विल गेट मॉड ए स्क्वायर 3 बार आया है तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है भाई, इसी तरीके से थ्राइस ऑफ मॉड बी स्क्वायर एंड मॉड सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, होगा क्या कि ए बी बार ओमेगा स्क्वायर एंड ए बी बार ओमेगा, ये तीनों एक साथ चले जाएंगे तो यहाँ 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा ये सम में हो जाएगा, बिकॉज ए बी बार कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से एक टर्म इससे, एक टर्म इससे और एक टर्म इससे जब आप लाइक टर्म लोगे और कॉमन लोगे तो हर बार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वहाँ पे एक फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा, एंड यू विल गेट द आइडिया दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ सभी टर्म्स इधर वाले 0 हो जाएंगे, तो इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा। और इसके साथ हमें रेशियो करना था फाइनली किसका, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड मॉड सी स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल हो जाता और आंसर मिल जाता हमें 3, और ये एग्जैक्ट इंटीजर है। तो अगर वो इंटेंशन 2π/3 रख के पूछा जाता तो हमारा आंसर 3 मिल पाता और वो इंटीजर आंसर मिलता। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में तो मेरा मानना है कि आपको कम्प्लीटली उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप इसको समझ भी पाते हो तो यू कैन सी दैट कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस पर पहले से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है और आप उतने फास्ट नहीं पता लगा पाओगे कि ये सभी सम होकर 0 होने वाले हैं, तो उस केस में आपको ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे एक कॉलम मैच का क्वेश्चन है और जिसमें जो पहले के 3 पार्ट्स हैं कॉलम 1 के वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड नहीं है, तो उनको मैंने ब्लर कर दिया है थोड़ा सा। आपको केवल डी पार्ट पे कंसिडर करना है, और डी के लिए आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास ये पी क्यू आर एस टी 5 ऑप्शंस हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं अगर हम खाली कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इसको देखते हैं क्या है। इसने पूछा है कि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 1 है, और इसने पूछा ये है कि आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस z का जो मॉड होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर मॉड z 1 है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम यहाँ पे z की वैल्यू cos थीटा sin थीटा ले सकते हैं। तो उसको पहले समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। z की वैल्यू लिख सकते हैं हम cos थीटा प्लस sin थीटा मीन्स i sin थीटा। यहाँ पे मैं केवल ये पार्ट लेता हूँ और उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकालेंगे एंड देन उसके बाद उस पर मॉड इम्पोज करेंगे। सो यू विल गेट 1/1 माइनस cos थीटा एंड प्लस i sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस cos थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 sin स्क्वायर्ड θ/2 एंड देन इसको लिख सकता हूँ मैं 2 sin θ/2 cosine θ/2, जिससे हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2 sin θ/2 कॉमन लेने के बाद इसके अंदर मिल जाएगा sin θ/2 एंड प्लस आयोटा cosine θ/2। Now you see that कि अगर मैं इसको डिमोइवस थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई करूं, तो पहले मैं ये काम करता हूँ, इसको छोटू कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो इसको मैं अगर डिमोइवस थ्योरम से सिंप्लीफाई करूं, सो यू विल गेट आइडिया कि यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 sin θ/2 और यहाँ मिल जाएगा क्या, बिकॉज यहाँ पे cos के साथ नहीं है तो मैं पहले इसको लिख दूंगा cos π/2 माइनस θ/2 एंड उसके बाद हम डिमोइवस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस i sin π/2 माइनस θ/2। और अब हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है एंड देन उसकी वैल्यू मैक्सिमम बतानी है। आप ध्यान दो कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो है वो एक रियल नंबर हम मान सकते हैं मैग्नीट्यूड की तरह,
और ये एग्जैक्ट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है या फिर माइनस आई साइन थीटा के फॉर्म में। तो आप इसको तो आर्गुमेंट मान ही सकते हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। दैट मीन्स अब हमें क्या पता चला कि आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस z का होल मॉड जो हम समझ रहे हैं वो क्या है, वो एग्जैक्टली π/2 माइनस θ/2 का मॉड है। नाउ देयर इज वन कैच इन दिस क्वेश्चन। आप ये समझिए, इसने कहा है कि z नॉट इक्वल टू 1। सो अब z नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? आपने माना है कि z cos थीटा प्लस i sin थीटा है। तो z 1 नहीं होने का मतलब सीधा सा है कि थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आप जब लेते हो तो वो लाई करता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π के बीच में। तो मैं केवल एक केस लेता हूँ 0 से π वाला, यानी कि थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से π तक, और हमें अब इसका मैक्सिमम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें θ/2 मतलब इसको θ/2 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0, दिस विल बी θ/2 एंड हियर इट विल बी π/2। नाउ यू विल टेक द नेगेटिव साइन। जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, नेगेटिव π/2 से लेके यहाँ हो जाएगा क्या, या नेगेटिव θ/2 और ये हो जाएगा 0। अब हमें π/2 ऐड करना है, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा π/2 माइनस θ/2 एंड इसका मॉड ले लेंगे तो इधर हो जाएगा आपके पास π/2। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रोच किसको करेगी, π/2 को। तो π/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा t, d का मिल जाएगा t। लेकिन इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। सो दैट इज अनदर वे। सो इन अनदर वे हमारे पास फिर से है आर्गुमेंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ लाइक दिस, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ, बाय द वे देयर इज अ मॉडुलस साइन, 1 माइनस z। आर्गुमेंट ऑफ 1 का मतलब, इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे होगा, ये है मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा था 1, आप ध्यान दो, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिट सर्कल पे ले सकते हैं। अब पूछा गया आर्गुमेंट ऑफ 1। सो आर्गुमेंट ऑफ 1 का मतलब ये वाला डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ 1 यहाँ पे होगा ना 1 0, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 ये वाला डायरेक्शन है। एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस z, तो z आप किसी भी जगह पे ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने z यहाँ पे लिया, तो 1 से z की तरफ का जो लाइन होगा उसका एंगल या ओरिएंटेशन हमें यहाँ से ये निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड है उसका, तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो कुछ भी, और या फिर z अगर आप यहाँ से लोगे, यहाँ पे रखोगे, तब भी कुछ वैसा ही लाइन बनेगा। अब पूछा जा रहा है कि ये जो थीटा एंगल आप दिख रहे हो यहाँ से, ये वाला या फिर ये वाला, ये इनफैक्ट मैक्सिमम कब होगा। बाय द वे अगर आप नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। आर्गुमेंट ऑफ 1 ये है और आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस z ये है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो आपको पता है तो पीछे वाले सेशंस में कभी बताया है मैंने कि एक लाइन से दूसरे लाइन का एंगल हम किस डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो आप सीधे रफली इसको थीटा ले सकते हो या इसको ले सकते हो, क्योंकि वो तो आपकी जो डायरेक्शन में लोगे पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये थीटा है। अब आप इस थीटा को मैक्सिमम कब लिखोगे, जब z एग्जैक्टली या क्लोजली इस जगह पे आ जाए, जिससे कि ये लाइन थोड़ा सा बढ़ते 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 ऐसे बन जाए। तो उस केस में ये एंगलवा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा π/2, यानी कि ये जो आर्गुमेंट है एग्जैक्टली तो π/2 नहीं होगा, उसको अप्रोच करेगा, तो फिर से वो मैक्सिमम जो होगा वो π/2 होगा।
सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, वो भी देखते हैं। एंड आई विल कॉल इट येट अनदर वे। तो इसमें क्या है भाई, आपको ये दे रखा है कि आर्गुमेंट ऑफ, अब तो याद हो गया होगा कि क्या दे रखा था, आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस जेड हमें निकालना है कि मैक्सिमम कब होगा, और गिवन कंडीशन केवल है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू ओमेगा या फिर डब्ल्यू या ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं डब्ल्यू का पाथ निकाल लूँ, लोकस निकाल लूँ, तो सपोज कीजिए कि उसका हमने लोकेशन निकाल लिया कि वो किस पाथ पे मूव कर रहा है, तो ओरिजिन से अगर उसका आर्गुमेंट मिल पा रहा है, हम निकाल पा रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन इम्पोज करना पड़ेगा हमें इस z पे। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, z को ओमेगा के फॉर्म में। तो z को ओमेगा के फॉर्म में लिखने के लिए हम 1 माइनस z को इधर लेके आएंगे और इधर हो जाएगा 1 बाई ओमेगा। नाउ यू गेट द आइडिया दैट z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ओमेगा, बट देयर इज अ मॉडुलस साइन। सो मॉड साइन ले लीजिए दोनों साइड, क्योंकि मॉड z की वैल्यू 1 है, सो वी कैन सेफली राइट 1 माइनस 1 by omega is equal to 1. Now we just rearrange it to get omega minus 1 का whole mod on the left hand side और right hand side में हो जाएगा mod of omega। आपको कुछ लग रहा है ये क्या दिखा रहा है, exactly आप समझ पा रहे हो, ये है ओमेगा का डिस्टेंस 1 से और ये है उसी ओमेगा का डिस्टेंस 0 से, और दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ओमेगा कहाँ पे है, ओमेगा कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल बाइसेक्टर पे है, तभी तो बराबर होगा। तो ओमेगा आप 0 से अगर इसका आप इसी डायरेक्शन से तो फाइंड करते हो उसका एंगल, तो एंगल आप जब फाइंड करोगे डायरेक्शन से तो कितना मिलेगा, π/2। लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हो क्यों, बिकॉज हम जब यहाँ पे ओमेगा होगा, सो यू विल गेट दैट कि ये वाला एंगल होगा कुछ, फिर ये वाला कुछ होगा, फिर ये वाला कुछ होगा, एंड सो ऑन। इसलिए जब बिल्कुल इन्फिनिट पे जाके मूव कर जाएगा, उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिलने वाली है थीटा की आर्गुमेंट की, वो हो जाएगी π/2। तो इन 3 तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ समझा होगा इस क्वेश्चन से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट ईयर। फिर से ये आई थिंक पेपर 2 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में फिर से ये कॉलम वाला क्वेश्चन है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है और बाकी पार्ट्स अलग अलग चैप्टर से हैं। कोई इन्वर्स से है, कोई डिटर्मिनेंट और फंक्शन को मिला के बनाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा के, और ये तो भाई कैलकुलस का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो हम तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कहा यह गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कोई z जिसका फिर से मैग्नीट्यूड 1 है, और मैंने जब मैग्नीट्यूड 1 के बारे में बताया था आई थिंक फर्स्ट क्लास में इस क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसने बताया था कि ये मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 जो है ना, बहुत ही पावरफुल और प्रोफाउंडली प्लेस रखता है इस IIT वगैरह के सिलेबस में। हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ मॉड z 1 होता है। एनीवेज, हम इस क्वेश्चन पर फोकस रखते हैं। पूछा यह गया है कि रियल पार्ट ऑफ 2iz डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर का जो इंटरवल होगा वो इनमें से कौन सा होगा, और साथ ही केवल एक इन्फॉर्मेशन है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है। तो अगर इंटरवल ढूंढना है तो हम सीधे क्या करेंगे, रियल पार्ट तो हमें निकालना ही है। z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, और उसके पहले मैं इसको बहुत छोटा कर दूंगा ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। सो मैं z को क्या मान ले वाला हूँ, x प्लस आयोटा y, एंड ओके, एंड यहाँ मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो रियल पार्ट ऑफ
मैं एक काम करता हूँ कि पहले इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद उसका रियल पार्ट ढूंढूंगा ताकि वो आसानी हो जाए। सो 2yz एंड हम फाइंड करने वाले हैं डिवाइड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2i एंड देन x प्लस आई वाई एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। देन यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव 2y प्लस 2xi एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड एंड प्लस 2xyi। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम मॉड z इज इक्वल टू 1 को अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। तो मॉड z को हम 1 जब यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो हो जाएगा ये 2y नेगेटिव का 2xi ऑन द न्यूमरेटर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर्ड एंड प्लस 2xyi। वाव। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्या डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हो, y। देखो यहाँ पे माइनस साइन होगा, यस ये माइनस साइन का होगा ना, ओके। तो डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया है y, ले लेते माइनस वाई, यहाँ बच जाएगा नेगेटिव 2y प्लस 2xi एंड डिनोमिनेटर में बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे बच जाएगा नेगेटिव 2y एंड देन प्लस 2xi, दैट्स इट। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यही मैं चाहता था। तो यहाँ से जो रियल पार्ट आपको मिला ये तो पूरा रियल ही हो गया। तो रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सीधे हो जाएगा 1 बाय नेगेटिव y। अब बारी आती है कि उसका रेंज क्या होगा। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। मतलब ये जो पूरा है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, -1 बाय y। तो आप ध्यान दीजिए कि आप खुद कह रहे हो, और मैंने जब ये चीज़ बताया था फर्स्ट क्लास में तो बताया था कि x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से y की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि वो यूनिट सर्कल पे है। तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर सकती है। और इस केस में आपको पता लगाना है -1 बाई वाई कैसे होगा। एंड इसके बाद अगर मैं माइनस का साइन मल्टीप्लाई करूं, सो आई विल नॉट गेट एनीथिंग चेंज्ड। एंड अगर -1 और 1 के बीच में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसके डिसजॉइंट इंटरवल में लाई करेगा। यानी कि जो हमें चाहिए था रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वो लाई करना चाहिए -∞ से -1 तक एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। सो या दैट्स द पी ऑप्शन। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोचोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मॉड z 1 है तो आप z को क्या करना कि z को ले सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ से डी मॉरिगोस थ्योरम वगैरह लगा के आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा। ये सोल्यूशन मैं नहीं देने वाला हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने 2011 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। आगे के अपकमिंग सीरीज़ में 2012, 13 एंड टिल 2020 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैं उठाने वाला हूँ टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। ऑलराइट, सो अब कुछ और बातें। इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टाइप की सीरीज़ चल रही हैं, जैसे संयम कोर्स चल रहा है क्लास 11th के लिए, उत्साह कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th के लिए, और ये सब कुछ फ्री है और सब कुछ
मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं प्रयास में कहाँ तक सफल होऊंगा वो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों से जो भी अभी इस चैनल से नए नए जुड़े हैं उन लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड देन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, और डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, एंड देन उसके बाद इस चैनल पे आइए और देखिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में 2012 और 2013 के क्वेश्चंस के साथ। बाय।